उसने 2001 में अपने पापा को भड़काया और पापा ने नल उखाड़ दिया। कौन 72 घंटे जग के शॉट देगा, ट्रेन पे दौड़वा देते हैं ये लोग धूप में 50 डिग्री में। वो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है एज अ किड। वो भी नेगेटिव है, उसकी वजह से यूथ ऐसा हो गया है कि वो मजबूर है, वो 18 घंटे काम कर रहा है, वो 4 घंटे सो रहा है, वो 2 घंटे सो रहा है, वो टाइम नहीं दे पा रहा है खुद के लिए। उसके पास टाइम बिल्कुल, मम्मी पापा के लिए टाइम कैसे होगा उसके पास? बिल्कुल, मतलब ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। बहुत फॉर्चुनेट हैं वो लोग कि अपने ऑलमोस्ट लाइफ के एंड तक वो अपने पेरेंट्स के साथ जी पाते हैं। ऐसा इतने लेवल पे ये अच्छे अच्छे घरों के मतलब जो बच्चे हैं वो माँ बाप को फेंक दे रहे हैं। ये इसका कुछ करना ही पड़ेगा। तो एक बहुत एंटरटेनिंग वे में एक न्यू टेक है इस जॉनर पे। पहली बार आप नाराज हुए और आप पाकिस्तान गए मम्मी को लेने, तो मतलब ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्म। दूसरी बार नाराज हुए, अब पापा को लेने गए ब्लॉकबस्टर, जी फिर से ब्लॉकबस्टर हो गई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तीसरी बार नाराज होकर पाकिस्तान कब जा रहे हैं और किसको लेके आएंगे इस बार? नमस्कार, मैं सरजीत सिंह एबीपी न्यूज़ से। मेरे साथ वो हैं जो करीब 23-24 साल पहले डेब्यू कर चुके थे। मतलब उनकी उम्र ज़्यादा नहीं, अभी फ़िलहाल वो सिर्फ 30 साल के हैं। 6-7 साल की उम्र के थे वो और 18 करोड़ में बनी फिल्म को 90 करोड़ रुपए कमवाए थे। मैं बात कर रहा हूँ सनी पाजी के सामने खड़े उस छोटे से बच्चे की जिसको देखकर गूज बम्प आ गए थे, जो उन पाकिस्तानियों से भिड़ जाता है, उन तलवारों के सामने खड़ा हो जाता है और हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है कि अपने पापा को भड़काता है। उसने 2001 में अपने पापा को भड़काया और पापा ने नल उखाड़ दिया पाकिस्तान का। उसने 2023 में पापा को फिर से भड़काया और पापा ने कितने सारे टैंक्स उड़ा दिए। हमारे साथ हैं उत्कर्ष और इनकी फिल्म आने वाली है वनवास। वेलकम उत्कर्ष, कैसे हैं आप? और आपकी वनवास को लेकर के जो हम बात करें उसके पहले गदर के बारे में ये जो मैंने इंट्रो दिया वो ज़रूरी था, क्योंकि आप 6-7 साल की उम्र के रहे होंगे उस समय जब हमने देखा। 4 का था जब शुरू हुई। अच्छा, आप 4 साल के थे। अच्छा, जब शुरू हुई तब 4 साल के थे आप। तो उसके बाद से लेकर अभी तक आपने करीब 4 फिल्में की। ये चौथी फिल्म है आपकी? मेरी एज एन अडल्ट तीसरी है। अच्छा, ये आपकी तीसरी फिल्म है, लेकिन हमें याद है क्योंकि वो बच्चा याद है हमें जी। तारा सिंह के सामने खड़ा हुआ एक बच्चा छोटा सा जी जी जो कहता है कि पापा मैं भी जाऊँगा। बिल्कुल। तो कैसा रहा अभी ये जो सफ़र है 23-24 साल का, कुछ गदर से लेके वनवास तक का? देखिए, गदर 1 मेरे लाइफ में बहुत कोइंसिडेंटली आई। ऑब्वियसली मैं 4 साल का बच्चा था, मुझे क्या पता करियर क्या होता है, क्या एक्टिंग क्या होती है, क्या चीज़ें होती हैं। बच्चा मिल नहीं रहा था और मैं उस एज ग्रुप का था। हमारे एक ईपी ने सजेस्ट किया पापा को कि आप इसको 8-9 महीने स्कूल से छुट्टी भी दिलवा दोगे क्योंकि पिक्चर है, आपके अलावा कोई और पेरेंट समझेगा नहीं, और स्टंट्स भी जो भी करने हैं पिक्चर में आप इससे करवा लेना, एक्टिव बच्चा है ये कर लेगा, और राइट कास्टिंग भी लग रही है। तो पापा ने पहले तो हेजिटेट किया क्योंकि पापा कभी फिल्मों में वैसे बिना शौक के नहीं डालना चाहते थे, और प्लस पढ़ाई वढ़ाई वो सब, वो बहुत डेवलपमेंटल एज होती है, छुड़वाना नहीं चाह रहे थे। बट क्योंकि प्रेशर इतना था, समय कम था, उन्होंने मुझसे बाकायदा पूछा कि क्या मैं करना चाहता हूँ। मैंने मना कर दिया। फिर मम्मी ने मुझे समझाया कि देखो पापा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पापा क्या होता था, मैं यहाँ खेल रहा होता था, पापा वहाँ पे क्लाइमैक्स डिस्कस कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और मैं सुनता रहता था और मुझे पापा की परेशानी दिखती थी कई बार। तो मैंने कहा कि पता नहीं, वो शायद बचपन या एज अ चाइल्ड जो फीलिंग होती है आपके पेरेंट के लिए, वो कह के मैंने पापा को कह दिया कि मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, मैं करूँगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा। मुझे वर्ड्स भी याद हैं। तो फिर बस वहाँ से गदर 1 का सफ़र शुरू हुआ। क्योंकि चाइल्ड एक्टिंग और ये सब में नहीं डालना चाहते थे, उसके बाद ऑफ़र बहुत आए, बड़ी बड़े एक्टर्स, बड़ी बड़ी फिल्मों के, बट सब रिजेक्ट कर दिया हमने। और ये था कि मेरा भी पर्सनल इंटरेस्ट पढ़ाई में था। कौन 72 घंटे जग के शॉट देगा, ट्रेन पे दौड़वा देते हैं ये लोग धूप में 50 डिग्री में। वो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है एज अ किड। खैर, उसके बाद मुझे असिस्ट करने का मौका मिला, और तब मैं टीनेजर था। दिल के कई अरमान होते हैं आप जो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कई चीज़ें होती हैं अच्छी बुरी सब चीज़। तो कई लोग कलम से एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग पोइट्री से एक्सप्रेस करते हैं, कई लोग म्यूज़िक से एक्सप्रेस करते हैं। मुझे उस टाइम वीर के सेट्स पे लगा कि एक्टिंग भी वही माध्यम है
जहाँ पे आप एक मुखौटा लगा के अपने दिल की सच्चाई कहते हैं। तो मैंने फिर एक्टिंग परस्यू की, उसे सीखा, समझा, स्टेज किया, थिएटर किया, और वो सब करने के बाद मुझे सब गलतियाँ वगैरह जैसे आप फॉर्मेटिव और ये सब डेवलपमेंटल टाइम में आप करते हैं, उस सब करने के बाद मुझे लगा कि यही फील्ड मैं, अगर मैं 100 साल का भी हो जाऊंगा तो मैं करना चाहूँगा। चाहे मैं इसमें करियर, मैं इसमें पैसे, फेम और ये सब मेरा मेन लक्ष्य नहीं है। मेरा मेन है कि जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं कह सकूँ। मज़ा आ रहा है कुल मिला के। मज़ा आता है, मज़ा आता है। 1000 लोग बैठे हों और आप कुछ सामने परफॉर्म करें, आपको तालियां सीटियां पड़ें, मज़ा आता है। मैं अभी रास्ते में था तो एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 2050 तक करीब पूरी दुनिया की 2/3 आबादी 60 साल के ऊपर हो जाएगी जी। मतलब ज़्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे। अभी एक रिपोर्ट और भी आई थी कि इंडिया में हर साल हज़ारों केसेस आते हैं जब बच्चे या नाती पोते अपने बाबा दादी को या फिर मम्मी पापा को छोड़ देते हैं, वो कहीं भटकने के लिए या फिर किसी ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं। ये सिचुएशन बहुत बुरी हो रही है। ऐसे में ऐसी फिल्म आई है तो आई होप कि ये मतलब कुछ सीख दे के जाएगी, और ट्रेलर देख के लग भी रहा है। तो मतलब आपका क्या सोचना है, ये जो चल रहा है, ये इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? ये जो बदलता हुआ सब कुछ, ये दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी से ना, लोग के पास टाइम नहीं है, लोग भाग रहे हैं, कमाई करनी है, ये करना है, टाइम नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, वो मम्मी पापा कैसे टाइम देंगे? तो रिलेशन कैसे बदल गया है, ये आप फील करते हैं खुद से? आप जी बिल्कुल। हाँ। पहले आई थिंक प्री 2005 स्पेशली मोर जॉइंट फैमिलीज थी, मोर नॉर्मल और नेचुरल था जॉइंट फैमिली देखना। आज मैं मुंबई की बात करूँगा, आज एक अचंबा है कि अच्छा जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं आप, अरे वाह। और वो एक अनोमली हो गई है। पहले नॉर्मल था जॉइंट फैमिली में रहना, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आई है और अलग अलग तरीके के जॉब्स जो बहुत डिमांडिंग हैं, आपके इतने आवर्स, यहाँ पे क्या है वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है इंडिया में, और इसके वजह से आदमी के पास जो थोड़ा भी वक्त है वो फ़ोन पे चला जाए एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए। वो फट से अब क्विक एंटरटेनमेंट है, रील खोल लो, यूट्यूब खोल लो। तो पहले तो घर पे कम से कम आदमी टीवी फैमिली के साथ देखता था, अब तो वो भी आप और न्यूक्लियर फैमिली का भी न्यूक्लियर हो चुके हो, एटम से आप प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बढ़ चुके हो। हाँ, अभी जो मैंने बात की उससे ऐसा कुछ लग रहा है कि जैसे मैं यूथ को नेगेटिव बता रहा हूँ। यूथ नेगेटिव मतलब हो सकता है ऐसा मैसेज जा रहा हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो जो माहौल बना है वो भी नेगेटिव है। उसकी वजह से यूथ ऐसा हो गया है कि वो मजबूर है, वो 18 घंटे काम कर रहा है, वो 4 घंटे सो रहा है, वो 2 घंटे सो रहा है, वो टाइम नहीं दे पा रहा है खुद के लिए, उसके पास टाइम। बिल्कुल। मम्मी पापा के लिए टाइम कैसे होगा उसके पास? मतलब ये गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। हाँ। वो हो जा रहा है क्योंकि उनकी गलती नहीं है। आप ह्यूमन हो, आपकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, और माता पिता के लिए भी आप अल्टीमेटली काम किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवार के लिए कर रहे हो। 90% लोग कर रहे हैं। हाँ। इसलिए अभी भी सोसाइटी में एक बैलेंस बना हुआ है। मगर दुनिया जो है, बिकॉज टाइम नहीं है लोगों के पास पेशेंस कम हो रहा है, उसके वजह से ये जो हम वनवास देख रहे हैं, जो पेरेंट्स को दिया जा रहा है, एक ऐसा देश जो फैमिली वैल्यूज़ को सबसे ज़्यादा अपहोल्ड करता है, हमारे सारे पुराणों रामायण महाभारत से फैमिली वैल्यूज़ इम्बाइब करता है, अपने बच्चों को बताता है कि पांडव जैसे बनो, कौरवों जैसे मत बनो, राम जी जैसे बनो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे फैब्रिक में होते हुए भी उस पर धूल छट चुकी है, धूल आ गई है, और हम ब्लाइंडेड हो गए हैं बाय सो मेनी थिंग्स अराउंड अस। वी आर नॉट एबल टू रियलाइज दैट इन दिस, ये जो वर्ल्ड हो रहा है, जो इतना स्पीड में जा रहा है, एसेंशियल चीज़ें क्या हैं? एसेंशियल चीज़ समय ही है। और पेरेंट्स अनफॉर्चुनेटली, बहुत फॉर्चुनेट हैं वो लोग कि अपने ऑलमोस्ट लाइफ के एंड तक वो अपने पेरेंट्स के साथ जी पाते हैं। मोस्ट पीपल नहीं जी पाते हैं। दे लूज पेरेंट्स एट probably their middle age or their younger ages also. So that is the only blessing that you are born with. बाकी सब तो आप कमा रहे हो ना, गाड़ी वगैरह वो सब तो आप, आज गाड़ी है दूसरी आ जाएगी, घर है दूसरा आ जाएगा। So this film, it is not a lecture, but हमने बहुत मेक श्योर किया कि ये जो सामाजिक प्रॉब्लम है, ये हमने न्यूज़पेपर और रिपोर्ट से ही हमें इंस्पिरेशन मिला, और मैंने पर्सनली देखा भी है।
इनफैक्ट एक बहुत वियर्ड डायलॉग मैंने सुना था कुछ टाइम पहले कि ये जो यंग बच्चे हैं कुछ जो शायद मोर वेस्टर्नाइज हो चुके हैं, ओ यू लिव विथ योर पेरेंट्स, जैसे मतलब ये कोई पेरेंट्स के साथ रहना गाली है। हाँ। तो मैं शौक था, अरे यार मेरे माता पिता है, मैं हमेशा रहूँगा उनके साथ। हाँ। हाउ कैन आई, मतलब ये ख्याल ही नहीं आ सकता कि उनके बिना रहूँ। और ये वेस्ट में बहुत नॉर्मल है क्योंकि वहाँ का सोसाइटी स्ट्रक्चर वैसा है कि 18 के बाद बच्चा जो है वो कॉलेज एक बार चला जाता है तो ही हैज़ टू मेक हिज लाइफ, वो पेरेंट्स की सेविंग उनकी होती है, वो एक अलग स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी है। हमारे यहाँ पे क्या है, मिल बांट के खाने का सिस्टम है कि आपके अगर 2 हाथ हैं, 2 काबिल हाथ हैं, एक काबिल दिमाग है, तो आप अपने परिवार के ऊपर जो बोझ है उसको कम करने के लिए आप काम करते हैं। 2003 या 2 के आसपास एक फिल्म आई थी बागबां जी, अमिताभ बच्चन की, उसके बाद करीब 20-21 साल लग गए मुझे लग रहा है उस लीग की फिल्म आने में, वनवास। जी हाँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म उसकी जैसी होगी, मेरा कहने का मतलब ये है कि फिल्म वैसी होगी जिसको पूरी फैमिली बैठ के देखेगी एक साथ। उसको भी देखा था, इसे भी देखा, उसमें भी लोग रोए थे और मुझे लगता है कि इसको भी देख करके रोएंगे। तो ये फिल्म को लेकर कि ये जो 20 साल के बीच में अचानक से चीज़ें चेंज हुई, एक्शन फिल्में आने लगी, कॉमेडी फिल्में आने लगी, बहुत सारी चीज़ें आने लगी, ऐसी फिल्मों की कमी हुई है कहीं ना कहीं। तो ऐसे टाइम पर ये रिस्क भी है जब आप पुष्पा 2 जैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं और सुपर हिट हो रही हैं, तो ऐसी फिल्म को लेकर के लगता है आपको कि ये रिस्क है और ये आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं कि नहीं ऐसी फिल्में भी आनी चाहिए? देखिए, रिस्क से ज़्यादा रिस्क तो हर फिल्म में होता है। हाँ। आप अगर एक्शन भी बना रहे होते तो रिस्क होता, बट ये फिल्म हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत सबसे पहले सोची, क्योंकि पापा कहते हैं कि गदर 2 में इतना प्यार मिला तो हमारी ड्यूटी है कि ऑडियंस को हम वो वैसे सब्जेक्ट्स, वैसी कहानियाँ लेकर आएँ जो पूरी फैमिली के साथ वो देख सकें। और ये एक जॉनर है जो इंडिया का, मैं मानता हूँ, ओरिजिनल जॉनर है। 1920 से ये जॉनर सिर्फ इंडिया में ही ये पैदा हुआ है, फैमिली ड्रामा जॉनर जो होता है। और वो अलग अलग रूपों में हमने देखा है, 50s में अलग स्टाइल में देखा है, 60s में अलग स्टाइल में, राजेश खन्ना जी की अवतार में आपने देखा है, 90s में हम आपके हैं कौन में फैमिली जॉनर देखा है, DDLJ में देखा है, 2000s में आपने कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, अपने, इवन गदर फॉर दैट मैटर, गदर 2 फॉर दैट मैटर इज़ फैमिली ओरिएंटेड, दंगल के रूप में आपने देखा है। तो ये जॉनर जो है ये हमेशा जब भी आता है इंडियन सोसाइटी का फैब्रिक ही बता के जाता है कि उस समय क्या दौर है, क्या माइंडसेट चल रहा है। आज जैसे आप भी रिपोर्ट्स बता रहे थे, वैसे ही हमने वो देख के हमें दुख होता है कि यार वृंदावन में इतनी महिलाएं हैं जिनको घर से बेघर कर दिया गया है। हम बनारस में इसकी शूटिंग कर रहे थे, रियल में ऐसे लोग हैं जो भटक रहे हैं, जो जब पिक्चर का सब्जेक्ट सुनते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाते हैं। ऐसा इतने लेवल पे ये अच्छे अच्छे घरों के मतलब जो बच्चे हैं वो माँ बाप को फेंक दे रहे हैं। ये इसका कुछ करना ही पड़ेगा। तो एक बहुत एंटरटेनिंग वे में एक न्यू टेक है इस जॉनर पे, क्योंकि हम जानते हैं कि लोगों का पेशेंस थोड़ा कम है, फैमिली ऑडियंस टारगेटेड फिल्म है, बट हम चाहते हैं बच्चे से लेके बूढ़े सबको लुभाए पिक्चर। तो हमने इसको एक ट्रेजिक कॉमेडी के रूप में पूरा बनाया। रिस्क और है, पुष्पा 2 चल रही है सिनेमा हॉल में, जी 25 तारीख को बेबी जॉन आ रही है, बीच में हमारे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है, 20 से 25 के बीच का। और कई बार क्या होता है, अभी एक सुजीत सरकार की फिल्म आई थी, अगर आपने देखी हो, आई वॉन्ट टू टॉक, जी मास्टरपीस फिल्म है वो, जी मतलब 2024 में शायद वैसी कोई फिल्म बनी हो, अच्छा, जो मुझे लगता है। वो फिल्म आप देखिएगा, वो क्या कमाल की फिल्म है, और वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो मतलब ये एक इशू है, स्क्रीन शेयर कम है, कम थिएटर से पहुंच रही, कम लोगों के पास पहुंच रही, तो लोग भी कम जा रहे हैं देखने। तो क्या इस फिल्म के साथ भी ऐसा कुछ? देखिए, ये फिल्म का पहली बात तो जो जॉनर है वो इसकी USP है, क्योंकि आपने जैसे पॉइंट आउट किया कि ये जॉनर कम बन रहा है, तो ये एक फ्रेशनेस अपने आप ला रहा है। गदर 2 के बाद हमें भी पता था एक्शन फिल्में बहुत बनेंगी, हम खुद बना सकते थे, हमारे ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट में हैं जो बहुत बिग स्केल टाइप के हैं वैसे प्रोडक्शन वाइज, बट कहानी सिर्फ
वो सबसे नहीं बनती है। गदर 2 भी चलने का रीज़न फादर सन का इमोशन है, ना कि उसमें जो एक्शन या टेक्निकलिटीज़ थी। गदर 1 में भी जो लव स्टोरी का इमोशन है वो उसका कोर है। तो पिक्चर सिर्फ लार्जर देन लाइफ सेट से या उनसे नहीं चलती। अगर वो चल रही होती, वही चल रहा होता तो फिर आप ट्रैवलॉग देखते ना बिग स्क्रीन पे, आप सिर्फ सेट खड़े कर देते और वही देखते रहते। आप ह्यूमन ड्रामा इमोशंस का गदर हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें इमोशनली बहुत आप चार्ज हो जाएंगे पिक्चर को। एक पर्सनल सा सवाल जी है कि पहली बार आप नाराज हुए और आप पाकिस्तान गए मम्मी को लेने, तो मतलब ब्लॉकबस्टर हो गई फिल्म। दूसरी बार नाराज हुए, अब पापा को लेने गए ब्लॉकबस्टर, जी फिर से ब्लॉकबस्टर हो गई, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। तीसरी बार नाराज हो कि पाकिस्तान कब जा रहे हैं और किसको लेके आएंगे इस बार? अभी पता नहीं, ये तो मैंने भी नोटिस नहीं किया था कि मेरा कैरेक्टर हर टाइम नाराज होता है तो ऐसा कुछ होता है। थोड़े जीते ज़्यादा नाराज होता है लगता है। बट अभी डेवलपमेंट में है गदर 3, काम चल रहा है उस पर, और आइडियाज़ हैं, कुछ अच्छे आइडियाज़ आए हैं, तभी हमने 2 भी कंटिन्यूड लिखा था गदर 2 के बाद। डेवलपमेंट में वो भी जब तैयार होगी, 22 साल नहीं लगाएंगे इस बार, बट सही टाइम लगाएंगे। वी वांट टू गिव द 3rd इंस्टॉलमेंट ऑफ द फिल्म एंड प्रॉब्ली फिनिश इट ऑन अ हाई। आपने पापा के साथ 4 फिल्में की जी, जीनियस भी की, जी, गदर जी, की, जी, वनवास, गदर 2 जी। किसी दूसरे डायरेक्टर के साथ आपको जल्दी देखने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, अभी फेब में मेरी शूटिंग है। अच्छा। एंड मतलब मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि हमेशा मेरे पास बाहर से सब्जेक्ट्स आए हैं, कहानियाँ आई हैं, चाहे मैं कोई भी फेज़ से गुजर रहा हूँ, और बस बात ये रहती है कि मुझे वो कहानियाँ अपील करनी चाहिए और मुझे लगना चाहिए कि कुछ कैरेक्टर में सब्सटेंशियल है तो मैं वो करूं। मैं ऐसे ही सिर्फ प्रोजेक्ट टाइप फिल्में नहीं करना चाहता। मैं बहुत प्योरिस्ट हूं एज एन ऑडियंस, और जैसे कि आपने कहा कि आप अभिषेक बच्चन जी की फिल्म, सुजीत सरकार जी की फिल्म की बात कर रहे थे। मैं चाहता हूं हर टाइप का सिनेमा चले, तभी हम कह सकते हैं सिनेमा इज़ बैक। ये बॉलीवुड वर्सेस साउथ बार बार बहुत होता है ना रिपोर्ट्स में, बॉलीवुड वर्सेस साउथ, बॉलीवुड वर्सेस साउथ, उसको लेके क्या टेक है आपका? मेरा बहुत सिंपल टेक है कि 2010 से ऑनवर्ड से हमने बहुत रीमेक्स बनाए। पहले जब एक रीमेक बनता था साउथ की फिल्म का, उसको बड़ा स्पेशल मानते थे। अच्छा ये कोई अच्छी फिल्म का ला रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो डब करके यहाँ नहीं रिलीज़ कर सकते, एक लैंग्वेज बैरियर था। तो एक एक्साइटमेंट होता था उन स्टोरीज़ का। बट ओवर टाइम क्या हुआ कि रीमेक्स आप बनाओगे, आपने यहाँ के राइटर्स को एकदम बैकवर्ड सीट दे दिया, आपने उनको ट्रांसलेशन का काम दे दिया, तो वो क्रिएटिविटी उनकी भी डेड होगी ना। और रीमेक्स, एक बार आपने सारी अच्छी फिल्में जो पिछले 2 दशकों में आई हैं आपने बना ली, उसके बाद आपके पास बच क्या जाएगा? कुछ ओरिजिनल नहीं बनेगा, क्योंकि आप आदत हो गई आपको, आप में रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो गई। तो डेफिनेटली ये जो पिछले 10 सालों में, हर डेकेड को हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट? ये 80s की फिल्म है, ये 90s की फिल्म है, ये 2000 to 2010 की फिल्म है। 10s को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 10 to 20 को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। किस टाइप की पिक्चर चल रही है? आप बोलेंगे रीमेक्स चल रहे थे बस। तो अब जब रीमेक्स खत्म हो गए तो डेफिनेटली जो साउथ का ओरिजिनल कंटेंट है वो तो आएगा, क्योंकि वो रूटेड कंटेंट है। वो कंटेंट है जो टीवी, स्टार गोल्ड, जी सिनेमा पे खूब चला है, एंड पब्लिक उन स्टार से इंटीरियर्स में जुड़ चुकी है। हम सोचते हैं कि पब्लिक एक टाइप के फेस से जुड़ती है, वो सब कुछ नहीं है। पब्लिक अच्छी कहानी और जो कैरेक्टर उनको उनकी तरह लगता है, उनकी प्रॉब्लम्स दर्शाता है, उससे जुड़ती है। इसमें भी, इस कहानी में भी, वनवास में, फादर सन, माता पिता, ये जो हर बच्चे की प्रॉब्लम है, शहर से लेके गांव तक की प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम को हमने इस पिक्चर में लाने की कोशिश की है। तो मुझे भरोसा है कि ये पिक्चर ओवर द टाइम इंटीरियर्स तक ज़रूर जाएगी। अब 4 चीज़ों के बारे में खास तौर पे, जिसमें से 3 बड़े स्टार हैं और एक शहर। नाना पाटेकर जी, उनके बारे में कुछ खास जो आपको लगता है? सर बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर हैं और टाइम के पाबंद हैं, आर्मी में रह चुके हैं, वो जाहिर सी बात है। और सर
वो थिएटर आर्टिस्ट वाला ही उनमें ज़ील है। आज भी वो, मुझे ऐसा लगता था कि 74-75 के एज में भी वो आते हैं जब सेट पे, वो एज अ न्यू आर्टिस्ट जो जस्ट ज्वाइन किया है थिएटर ग्रुप या जस्ट पहली बार अपना शॉट दे रहा है, वो जो एक्साइटमेंट होता है ना, उसके साथ आते हैं। आपने वीर को असिस्ट किया है जी, आपने सलमान सर के साथ जी काम किया है, सलमान सर के बारे में कुछ खास जो आपको लगता हो? सलमान सर की सबसे खास बात मुझे लगती है जो उनके रोमांटिक सीन्स में पावर है। मैं उनको मानता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट रोमांटिक एक्टर्स इन आवर कंट्री एंड ही इज़ अंडररेटेड फॉर दैट। उनकी सारी बड़ी हिट रोमांटिक पिक्चरें, हाँ, सुल्तान भी अगर आप देखें तो कोर में रोमांस है। और जो भी आप उनके शुरुआती दौर से ले लीजिए वगैरह, आज वो उनको एक्शन स्टार हैं, बट ही इज़, उनकी आंखों में रोमांस बहुत गजब है। 2 सवाल और। शाहरुख सर की सबसे बेस्ट बात है उनकी इंटेंसिटी। हाँ, जिस आप डर देख लीजिए, बाजीगर वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स हैं उनकी, एंड जिस इंटेंसिटी के साथ वो अपना बदला लेना चाह रहे हैं उस पिक्चर में, और डर में भी जिस इंटेंसिटी के साथ वो प्यार करना चाह रहे हैं, वो बहुत यूनिक है। आई डोंट थिंक मेनी पीपल हैव दैट। बनारस का रस गजब है। हर गली मोहल्ले में बहुत सारे रंग हैं। हर घाट पे आपको लाइफ का एक अलग चलचित्र देखने मिलता है, और यूनिक प्लेस है। एक घाट पे मुंडन हो रहा है, दूसरे पे शादी हो रही है, तीसरे पे चिता जल रही है, चौथे पे टूरिस्ट घूम रहे हैं। तो ये लाइफ का जो पूरा भूगोल है, आपको एक जगह पे पूरा समझ में आ जाता है कि अल्टीमेटली जिस बच्चे का स्पर्श आप गंगा के पानी से कर रहे हैं, वही गंगा में उस बच्चे को मिल जाना है। सो आपको हम्बल करती है वो जगह, और एक मैजिक है वहाँ पे जो गंगा बहती है, उल्टी बहती है कहते हैं, राइट? तो एक कुछ मैजिक है। थैंक यू उत्कर्ष जी। कमाल की बातें बताने के लिए जी। और बस चाह रहे हैं हम कि जल्दी से एक बार फिर से नाराज होइए और पाकिस्तान जाइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।